हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सीरीज ऑफ घटना चक्र एंशियंट हिस्ट्री। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जिसका नाम है गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्त डायनेस्टी रूल्ड ड्यूरिंग 275 से 550 एडी तक गुप्त डायनेस्टी का रूल हुआ करता था। दिस डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किंग श्रीगुप्त। इसकी स्थापना जो है श्रीगुप्त द्वारा की गई थी 275 एडी के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे एडी की बातें चल रही है। ठीक है, अर्लियर जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो ज़्यादातर बीसी का जिक्र कर रहे थे, बिफोर क्राइस्ट एरा, बट यहाँ पे अब हम लोग एडी की बात कर रहे हैं। तो 275 एडी से लेकर लगभग 550 एडी तक गुप्त वंश का शासन रहा है। बट द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी वॉज चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, हु रूल्ड फ्रॉम 319 to 335 एडी। ठीक है, ये इनका शासनकाल रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट स्टिल अगर आपको याद है तो सही रहता है, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने में बहुत आसानी हो जाती है उसके लिए। तो बस एक ऑलमोस्ट एक आपको एक फिगर याद होना चाहिए, 319 के आसपास, 320 के आसपास चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इनका रूल रहा करता था। इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। ठीक है, खुद को ये काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया करते थे इस तरह से, क्योंकि ये ऐसे टाइटल जो है ये खुद को ही दिया करते थे, महाराजा धीराज मुझे लोगों द्वारा पुकारा जाएगा। गुप्त संवत इन्होंने स्टार्ट किया था, गुप्त संवत, और ये 319-320 एडी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया था चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। हिस्टोरियन E.V. स्मिथ जो है, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद में आते हैं ये, समुद्रगुप्त को गुप्त डायनेस्टी का नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपनी मिलिट्री के साथ मिलकर काफ़ी कॉन्क्वेस्ट किए थे, काफ़ी विक्ट्री हासिल की थी, तो इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। द अशोक पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ इलाहाबाद इज एसोसिएटेड विद समुद्रगुप्त। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति नाम से जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया है वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है, इसको अशोक पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है इलाहाबाद का। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ क्लासिकल गुप्ता एज इन एक्सीलेंट संस्कृत रिटन बाय हरिसेन। हरिसेन के द्वारा, हरिसेन इनके राज दरबार में हुआ करते थे, इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। एक्सीलेंट एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें संस्कृत काफ़ी अच्छे से लिखी गई है और समुद्रगुप्त के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग इसलिए क्योंकि ये इलाहाबाद में, प्रयागराज में लिखा गया है। द इंस्क्रिप्शन इज अ पेनेगायरिक यानी कि ट्रिब्यूट है, जो कि समुद्रगुप्त की तारीफ़ों में लिखा गया। उनको प्रेज करता है कि ये समुद्रगुप्त की क्या क्या पॉलिटिकल और मिलिट्री अचीवमेंट रही है इनके शासनकाल में, इंक्लूडिंग कि ये साउथ में भी एक एक्सपीडिशन करते हैं, मतलब ये साउथ में भी आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। ओरिजिनली इट वाज बिल्ड बाय अशोक। ठीक है, अशोक द्वारा बनाया गया था, कौशाम्बी के निकट है ये। बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया था इलाहाबाद में बाय अकबर। ठीक है, तो बहुत काफ़ी बाद में इसको इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया था अकबर के द्वारा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। द नेम ऑफ जहांगीर एंड बीरबल इज ऑल्सो मैंशनड देयर। ठीक है, तो एक पिलर इंस्क्रिप्शन जो था, इस तरह का पिलर जो था, ऐसे इंस्क्रिप्शन अशोक द्वारा लिखवाए गए। ठीक है, उसके बाद कोई और राजा है जैसे समुद्रगुप्त है, इसमें इन्होंने कुछ ऐड ऑन किया। बाद में अकबर, जहांगीर, बीरबल, इन लोगों का भी मेंशन जो है वो बाद में इन फ्यूचर किया जाने लगा। ठीक है, तो सबको लगने लगा कि हमारा भी कुछ इंस्क्रिप्शन होना चाहिए, तो लेटर ऑन इसमें जहांगीर और बीरबल का भी मेंशन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति इज ऑन द अशोकन पिलर बट हैज़ 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अब इसमें 4 डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हैं। नंबर 1 है अशोकन इंस्क्रिप्शन, जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं इसमें ब्राह्मी लिपि में। क्वीन एडिक्ट रिगार्डिंग द चैरिटेबल डीड ऑफ अशोक वाइफ कारुवकी। ठीक है, तो अशोक की पत्नी हुआ करती थी कारुवकी, जिनसे ये काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे, उनकी जो आइडियाज़ हैं बहुत फॉलो किया करते थे। तो इन क्वीन के बारे में भी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस इंस्क्रिप्शन में मिलता है।
थर्ड, समुद्रगुप्त का इंस्क्रिप्शन मिलता है जो हरिसेन द्वारा लिखा गया है संस्कृत लैंग्वेज में और ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। एंड फोर्थ इज जहांगीर का इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि पर्शियन में है, ठीक है। जहांगीर का इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि पर्शियन में लिखा गया है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये अशोकन पिलर प्रयाग प्रशस्ति के पार्ट हैं। अनदर नेम ऑफ गुप्त रूलर इज चंद्रगुप्त टू, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा चंद्रगुप्त फर्स्ट, देन आते हैं उसके बाद समुद्रगुप्त, देन आते हैं चंद्रगुप्त टू, जिन्होंने अपने आप को विक्रमादित्य का टाइटल दिया था, ठीक है। ये 375 से 415 एडी तक रहे हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, देवगुप्त नाम से जाना जाता है। इट्स एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सांची एंड वकाटक इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐसा देवगुप्त नाम से भी इनको जाना जाता है, ऐसा सांची में कुछ एविडेंस मिले हैं। साथ ही वकाटक डायनेस्टी जो हुआ करती थी उसके इंस्क्रिप्शन में पाया गया है। अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन नेम ही इज़ ऑल्सो नोन एज देवराज एंड देवर्षि, ठीक है। तो अगर बोला जाए विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, देन वी आर टॉकिंग अबाउट चंद्रगुप्त टू, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, ठीक है। ये सभी नाम चंद्रगुप्त टू के हैं। अकॉर्डिंग टू मेहरौली इंस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट है, very important, according to Mehroli inscription, the king was devoted to Vishnu and set up the pillar as a standard that god on a hill called Vishnu Pad, ठीक है। तो मेहरौली में एक आयरन पिलर है जो कि कुतुब मीनार के नियर है, नियर कुतुब मीनार। यहाँ पे मेहरौली इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा गया है कि किंग जो है वो विष्णु भगवान को एक अपने आप को समर्पित करते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि गुप्त डायनेस्टी में ब्राह्मणों का स्टेटस अच्छा था, भागवत का स्टेटस अच्छा था, डैट मीन्स कि वैष्णव विष्णु भगवान को ये फॉलो किया करते थे, तो हिंदुज़म का स्टेटस उस टाइम पे अच्छा था, ठीक है। ऐसा मेहरौली इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। गुप्त रूलर चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य इज ऑल्सो नोन एज शक कॉन्करर, ठीक है। तो इस टाइम पे शक राजा जो थे इन्होंने आक्रमण किया होगा, बट वो हारे गए होंगे चंद्रगुप्त टू के हाथों द्वारा, इसलिए उनको शक कॉन्करर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने डिफीट किया था लास्ट शक किंग जिसका नाम था रुद्र सिंह थर्ड, ठीक है, रुद्र सिंह थर्ड। और उसके बाद इन्होंने एक टाइटल तो शक कॉन्करर का लिया था, शक विजयी का टाइटल लिया था, दूसरा इन्होंने सकारी का भी टाइटल लिया था, सकारी, ठीक है। गुप्त डायनेस्टी में वेरी इंपॉर्टेंट है इन लोगों के टाइटल्स जो भी इन्होंने लिए हैं, ठीक है। और दूसरा है जो भी कार्य इनके द्वारा किया गया है, तो ये टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। इन्होंने सिल्वर कॉइन्स जो है वो लॉन्च की थी जब इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन्स स्टार्ट की थी जिसको रूपक कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, रूपक कहा जाता है। चंद्रगुप्त टू के जो राज दरबार था इसमें 9 जेम्स हुआ करते थे, ठीक है। अब ये नवरत्न जो है इम्पॉर्टेंट, नवरत्न नहीं कहा गया है इनको, बट स्टिल ये एक तरह के अपने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है, इसलिए ये रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हुआ करते थे। तो पहले नवरत्न थे कालिदास, इम्पॉर्टेंट है कालिदास, फिर धन्वंतरी आते हैं, धन्वंतरी एक फिजिशियन हुआ करते थे, डॉक्टर हुआ करते थे। कालिदास सबको पता है एक पोएट हुआ करते थे, इन्होंने काफ़ी रचनाएँ की है। फिर वराह मिहिर थे, ये एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे, फिज़िक्स के ज्ञाता हुआ करते थे, एस्ट्रोनॉमर हुआ करते थे। अमर सिंह हुआ करते थे जिन्होंने एक अमर सिंह का कोश, शब्द कोश बनाया, डिक्शनरी बनाई है, ठीक है। तो अमर सिंह हुआ करते थे। शंकु हुआ करते थे जो आर्किटेक्ट थे, और कश्यपनक हुआ करते थे जो कि एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर और एस्ट्रोलॉजर में फ़र्क होता है, ये ज्योतिषी का काम किया करते थे, ठीक है। फिर वरा रुचि हुआ करते थे जो कि ग्रामरियन थे, ग्रामर लिखते थे। और वेतला भट्ट हुआ करते थे, एक मैजिशियन थे ये, तो उस टाइम पे जादू भी दिखाया करते थे ये। फिर घाट करपरा हुआ करते थे जो एक राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सभी 9 लोग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अक्सर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो चंद्रगुप्त टू के टाइम पे कंटेम्पररी हुआ करते थे, ठीक है, उनके साथ में हुआ करते थे। तो ऑप्शन में दे दिया जाएगा, और अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसको करेक्ट नहीं कर
सॉरी, देयर वाज सम टेक्निकल एरर। ठीक है, सो फर्स्ट उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो टाइटल लिया था, उनके बाद आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य का टाइटल भी दिया गया था। और इनकी वाइफ जो चंद्रगुप्त सेकेंड की वाइफ थी ध्रुव देवी, उनसे ही ये संतान हुई थी कुमारगुप्त नाम की। इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय में पहला आक्रमण हुआ था, हुणों का आक्रमण पहली बार हुआ था और इसमें हुणों की बुरी तरह से हार हुई थी। स्कंदगुप्त जो हैं ये जीत गए थे। स्कंदगुप्त का भित्री अभिलेख मिलता है जो कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त और हुणों के बीच में एक अटैक हुआ था। ठीक है, तो पहली बार जब अटैक होता है तो ये लोग हार जाते हैं। दूसरी बार जब अटैक होता है तो उसके लीडर होते हैं तोरमाड़। ठीक है, और धीरे धीरे कई बार अटैक करते जाते हैं। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद बहुत सारा एरिया जो होता है गुप्त एम्पायर का, वो हुणों के आक्रमण से हुण जो हैं वो उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और अपने अंडर कंट्रोल ले लेते हैं। मिहिरकुल ये भी एक एशियन हुण ओरिजिन के राजा थे जो कि हेफ्थैलिट एम्पायर को बिलोंग करते थे। और ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में ऐसा माना जाता है कि ग्वालियर इनके कंट्रोल में आ गया था। बाद में इनकी हार होती है। यशोधर्मन मालवा के राजा होते हैं, वो इनको हरा देते हैं। बंगाल में ट्रेड किया करते थे गुप्त पीरियड के लोग जो थे, वो ट्रेड बंगाल से किया करते थे और जो पोर्ट था वो उसका नाम था तमरालिप्ति पोर्ट। यहाँ से ये एशिया, चाइना मतलब साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, लंका, जावा, सुमात्रा और नॉर्थ इंडिया के साथ ट्रेड के रिलेशन थे इनके। साथ ही वेस्ट कोस्ट में भरूच पोर्ट जो था वो भी यूज़ किया जाता था फॉर ट्रेड। ट्रेड को किस तरह से मैनेज करना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और क्या सोसाइटी होगी। एक तरह से ट्रेडर्स की सोसाइटी हुआ करती थी, उसको गिल्ड नाम से जाना जाता था। गिल्ड के अपने रूल्स हुआ करते थे। राजा का इसमें कोई भी योगदान नहीं था, ये लोग अपने रूल्स खुद बनाते थे। गुजरात, बंगाल, डेक्कन और तमिलनाडु ये फेमस एरिया हुआ करता था जहाँ पे कपड़ों का जो प्रोडक्शन था वो होता था। अब गुजरात और बंगाल तो पोर्ट्स में आ जाते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे तो बिज़नेस जो होगा वो होगा ही। साथ में तमिलनाडु और डेक्कन में भी कपड़ों का प्रोडक्शन हुआ करता था। गारमेंट इंडस्ट्री जो थी ये प्रिंसिपल इंडस्ट्री मानी जाती है गुप्त पीरियड में, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गारमेंट इंडस्ट्री, कपड़ों का जो प्रोडक्शन था ये काफ़ी हुआ करता था। ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड जो मेन सेंटर इंटरनेशनल ट्रेड के थे वो तो एक तो तमरालिप्ति था बंगाल का, साथ ही भरोच था गुजरात का। इसके अलावा भृगु, कच्छा और अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम, मुजीरिस, प्रतिष्ठान, सोपरा और बारबेरिकम, ये सभी जगह जो है ये इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर्स हुआ करते थे। चंद्रगुप्त टू के टाइम पे धन्वंतरी हुआ करते थे, इनके कोर्ट फिजिशियन थे और आयुर्वेद के मास्टर हुआ करते थे। भास्कर वन भी जो थे ये भी गुप्त काल में ही इन्होंने भी, इनका भी योगदान रहा है। गुप्त काल के ही ये समकक्ष रहे हैं। ही रोट महाभास्कर्य एंड लघु भास्कर्य। ठीक है, तो भास्कर फर्स्ट ने ही 2 ग्रंथ लिखे हैं, महाभास्कर्य और लघु भास्कर्य। महाभास्कराचार्य वॉज ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन भी हुआ करते थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि जो कि एस्ट्रोनॉमी की किताब है और लीलावती जो कि मैथमेटिक्स की किताब है, ये भी गुप्त काल के इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हुआ करते थे। भास्कराचार्य इम्पॉर्टेंट है। डेवलपमेंट हुआ था मैथमेटिक्स में, ये बहुत नोटेबल पॉइंट है गुप्त पीरियड का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुप्त काल में डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स होता है। सूर्य सिद्धांत मेंशन किया गया था, आर्यभट्टिया भी लिखा गया था जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को डिस्क्राइब किया गया था, ब्रह्मगुप्त ने डिस्क्राइब किया था। साथ ही साइन, कोसाइन, इन्वर्स साइन, ये सब भी उस टाइम पे डेवलपमेंट हो चुका था गुप्त काल में। वी फाइंड 8 टाइप्स ऑफ गोल्ड करेंसी ड्यूरिंग द रेन ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय में
8 तरह की गोल्ड कॉइन्स देखने को मिलती है। देवर गरुण, आर्चर, परस्तु, अश्वमेध, वज्र, प्रक्रमा, वीणा टाइप। ठीक है, तो ये सभी जो गोल्ड करेंसी हुआ करती थी इसमें डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस होते थे, जैसे कि किसी में गरुण बना हुआ है, किसी में आर्चर और किसी में परशु बने हुए हैं, अश्वमेध हो रहा है, वज्र प्रक्रमा बना हुआ है, या फिर वीणा टाइप की कुछ चीज़ बनी हुई है। इस तरह के गोल्ड करेंसी हुआ करते थे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ ट्रैवलर फाहियान, तो फाहियान किस काल में आया है? समुद्रगुप्त के समय में आया है। ठीक है, गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय। पीपल यूज क्लैम शेल इन रूटीन। ठीक है, तो जो समुद्र में सीप पाई जाती है उसको क्लैम शेल कहा जाता है, वो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ किया करते थे। कॉइन्स ऑफ गुप्त रूलर्स वर फाउंड इन यूपी, बिहार, बंगाल, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पे सभी जगह पे गुप्त काल के कॉइन्स जो हैं वो मिले हैं। द मोस्ट फेमस प्लेस वेयर कॉइन्स वर फाउंड इज़ भरतपुर। भरतपुर एमपी में स्थित है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो मिले हैं। कॉइन्स इशूड बाय देम वर नोन एज रूपक। रूपक जो था वो सिल्वर कॉइन्स हुआ करता था। गोल्ड करेंसी को दिनार कहा जाता था। पहला एविडेंस मिलता है सती प्रथा का। गुप्त काल में सती प्रथा का पहला एविडेंस मिलता है इंस्क्रिप्शन एरन के इंस्क्रिप्शन से। ये इंस्क्रिप्शन जो है ये 510 एडी का है, जिसमें सती प्रथा का मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो एक कमांडर की वाइफ हुआ करती थी, गोपराज कमांडर का नाम था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जो वाइफ थी वो भी सती हो जाती है इसके साथ। ड्यूरिंग गुप्त पीरियड टाउन्स डिक्लाइंड ग्रेजुअली। ऑल द टाउन्स वर प्रॉस्परस इन द वैली, मोस्ट ऑफ देम हैड डिक्लाइंड एट दिस एज। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिटी बनती जा रही थी उस तरह की चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, ज़्यादातर रूरल जगहें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। सबसे मेजर सिटी पाटलिपुत्र हुआ करती थी और ये भी एक विलेज में कन्वर्ट हो गई थी। विलेज में कन्वर्ट हो गई थी तो ज़्यादा रूरल डेवलपमेंट हुआ था। जो सिटीज़ थी वो भी रूरल होती जा रही थी, तो ये भी विलेज में डेवलप हो गई थी। व्हेन ह्वेन सैंग केम टू इंडिया, ह्वेन सैंग जब इंडिया आते हैं तब ये विलेज में कन्वर्ट हो चुकी थी। साथ ही मथुरा, सोनपुर, सोहगमा, ऑल मेजर सिटीज़ प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ द डिक्लाइन इन दिस एज। ठीक है, तो सिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही थी। इंपॉर्टेंट है। गुप्त पीरियड इन एंशिएंट इंडिया इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन एज ड्यू टू एक्सीलेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में जैसे कि अभी मैथमेटिक्स का हम लोग देख रहे थे, मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा उस वक्त पे क्या था कि डेवलपमेंट हुआ था। साथ ही आर्ट एंड कल्चर में भी काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला है। द रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी डोनेटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ विलेज टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण। ठीक है, इस वक्त पे टेम्पल्स भी बहुत बनवाए गए, साथ ही ब्राह्मणों का स्टेटस काफ़ी अच्छा था। ऑल्सो द इनकम जनरेटेड फ्रॉम लैंड ऑफ द विलेज यूज टू बी गिवन टू द ओनर ऑफ द लैंड। ठीक है, a person who used to cultivate on an official land of ruler has to pay a part of crop product as tax in the गुप्त पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे जो टैक्स दिया जाता था वो लगभग 1/6 होता था टोटल प्रोडक्शन का। लैंड रेवेन्यू को उदरंग एंड भाग कहा गया है। गुप्त इंस्क्रिप्शन में ऐसा पाया गया है कि टैक्सेस के दो नाम थे, उदरंग और भाग। इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स इज नोन एज बेदक भोग और उदक भाग। ठीक है, तो जो इरिगेशन टैक्स लिया जाता था, एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन यूज़ किया जाता था उसके टैक्स को बेदक भोग या फिर उदक भाग के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है। हिरण्य जो था वो एक कैश टैक्स हुआ करता था मौर्य पीरियड में। इम्पॉर्टेंट है, मौर्य काल में हिरण्य हुआ करता था। ये गुप्त काल का नहीं है, मौर्य काल का हिरण्य था, क्योंकि ये कैश के रूप में टैक्स लिया जाता था। द लैंड टैक्स वॉज कॉल्ड उदरंग इन गुप्त इंस्क्रिप्शन। इम्पॉर्टेंट है। उपरनिका जो था ये टैक्स था ऑन फार्मर्स लिविंग ऑन बॉर्डर लैंड। जो बॉर्डर के एरिया में जो फार्मर्स रहा करते थे उन पे एक टैक्स लगाया जाता था, उपरनिका कहा जाता था उसको। इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड वुमेन एंड शूद्र स्पोक इन प्राकृत लैंग्वेज। तो वुमेन की स्टेटस खराब हुआ करते थे। ऑल्सो हमने सती प्रथा का भी वर्णन देखा है। साथ ही वुमेन और शूद्र को अलाउ नहीं था संस्कृत भाषा बोलने के लिए। ये लोग प्राकृत भाषा में बातें किया करते थे और जो अपर क्लास थी, अपर वर्ण के लोग थे, ये बेसिकली संस्कृत बोला करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्सेप्ट फॉर वैदिक एज द सिचुएशन ऑफ वुमेन वॉज नेवर गुड इन एंशियंट इंडिया। तो हमने मौर्य काल देखा, इसके बाद पोस्ट मौर्य काल देखा, अब गुप्त काल देख रहे हैं। इन सभी जगहों पे जब ऋग्वैदिक काल था, उसके बाद जब लेटर वैदिक काल आया, तभी से ही औरतों की स्थिति जो थी वो धीरे धीरे सोसाइटी में ख़राब होने लगी थी। ठीक है, तो गुप्त, मौर्य, चोल, इन सभी में इंफीरियर सिचुएशन देखी गई है वुमेन्स की। द सिचुएशन ऑफ वुमेन विद मेन कैन नॉट बी कंपेयर टू एनी एज। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन खराब हुआ करती थी। मृच्छकटिका जो कि शूद्रक द्वारा लिखा गया था, ये इट टेल्स अबाउट द चेंज इन द सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। तो गुप्त पीरियड के बारे में मृच्छकटिका जो बुक है ये शूद्रक द्वारा लिखी गई है। दिस टेक्स्ट डील विद द लव स्टोरी ऑफ चारुदत्त, अ रिच मर्चेंट, विद अ वसंत सेन, अ डॉटर ऑफ द कोर्ट सेन। ठीक है, तो इसमें एक तो सोसाइटी के बारे में बता रहा है, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा है, साथ में ड्रामा जैसा इसको प्रेजेंट किया जाता था। तो इसमें एक चारुदत्त कैरेक्टर है जो कि एक बिजनेसमैन, रिच मर्चेंट हुआ करता था, और इनकी लव स्टोरी है विद वसंत सेन जो कि एक राज दरबारी की बेटी हुआ करती थी। द रूल ऑफ गुप्त एम्पायर वॉज मोनार्कियल। ठीक है, तो राजा का शासन हुआ करता था। अनलाइक अदर रूलर्स, द गुप्त रूलर्स बिलीव्ड इन देयर डिवाइन ओरिजिन। ठीक है, तो जैसे कि टाइटल्स दिया जा रहा है विक्रमादित्य का, महाराजा धीराज का, इस तरह के जो टाइटल्स हैं, तो ये लोग कहा करते थे कि हम ही भगवान हैं, और उस वक्त भगवान की तरह पूजा भी जाता था राजा लोगों को। तो राजा लोगों के स्टेटस जो था वो काफ़ी ऊंचा रहा करता था सोसाइटी से। द गुप्त रूलर्स एक्सपैंडेड द ट्रेडिशन ऑफ डोनेशन ऑफ लैंड। ठीक है, तो ये लोग ब्राह्मणों को मंदिरों के लिए या अदर टाइप्स के डोनेशन दिया करते थे लैंड का। द नेचर ऑफ गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज नॉट सेंट्रलाइज्ड एंड कंजर्वेटिव। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड नहीं था और कंजर्वेटिव भी नहीं था। यहाँ पे और भी, जैसे एक तो मेन राजा हुआ करते थे, साथ ही छोटे छोटे एम्पायर जो थे वो अलग अलग राजाओं को दे दिया जाता था। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है गुप्त काल में, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो और भी डिफरेंट राजा हुआ करते थे, राजा 1, राजा 2, राजा 3, इस तरह से। ठीक है, साथ ही गेम ऑफ चेस, जो शतरंज खेलने का जो ओरिजिन था वो भी गुप्त पीरियड में हुआ था और इसको चतुरंग नाम से जाना जाता था। ठीक है, बाद में ये ईरान और उसके बाद यूरोप में भी फेमस हो गया, इंडिया से ही ये ओरिजिन हुआ था। प्रवरसेन फर्स्ट जो कि वकाटक राजा हुआ करते थे, वॉज द फर्स्ट वकाटक रूलर हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज सम्राट। ठीक है, अभी इम्पॉर्टेंट आते हैं। प्रवरसेन ने अपने आप को टाइटल दिया था सम्राट का। वकाटक रूलर प्रवरसेन फर्स्ट कंडक्टेड 4 अश्वमेध यज्ञ, इम्पॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो मेड सब वैदिक सैक्रिफाइसेस। एम्परर प्रवरसेन II of same dynasty was interested in literature. He composed a treatise called सेतुबद्ध। ठीक है, तो अभी वकाटक डायनेस्टी जो है वो गुप्त काल के ही समकक्ष चल रही है, और प्रवरसेन जो है ये रूलर हैं जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाया है, खुद को सम्राट का टाइटल दिया हुआ है। इसके बाद प्रवरसेन II आते हैं जो लिटरेचर में काफ़ी इनका इंटरेस्ट रहा है, और सेतुबद्ध इन्होंने एक किताब लिखी है। हिंदू फिलॉसफी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ दर्शन, फिलॉसफी, वर्ल्ड व्यू, टीचिंग दैट इमर्ज्ड इन एंशिएंट इंडिया। द मेन स्ट्रीम हिंदू फिलॉसफी इंक्लूड 6 तरह के दर्शन शास्त्र जो थे उस वक्त हिंदू फिलॉसफी में हुआ करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। ठीक है, सांख्य दर्शन जो था, अभी हर दर्शन के, हर फिलॉसफी के एक आचार्य टाइप के लोग होंगे, ये भी हम लोगों को याद करना है, बिकॉज मैच द फॉलोइंग टाइप में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सांख्य दर्शन जो है ये इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट फिलोसफिकल स्कूल ऑफ इंडिया। महर्षि कपिल इज़ नोन एज आचार्य ऑफ सांख्य दर्शन। तो महर्षि कपिल जो है किससे एसोसिएटेड है? सांख्य दर्शन से। इन्होंने सांख्य सूत्र लिखा है और तत्व समास लिखा है। सांख्य फिलॉसफी जो है वो एक्सेप्ट करती है थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ठीक है, तो सांख्य जो सूत्र है, सांख्य दर्शन है, वो ये कहता है कि पुनर्जन्म के सिद्धांत को बिलीव करता है, साथ ही आत्मा जो है वो मृत्यु के बाद एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। इस तरह की थिंकिंग जो है वो सांख्य फिलॉसफी में लिखी गई है। योग दर्शन जो है वो महर्षि पतंजलि द्वारा
स्थापित किया गया है। और डिस्क्रिप्शन मिलता है हमें योग का उपनिषद में, महाभारत में, भगवद गीता में, जैन धर्म में और बुद्धिस्ट धर्म में। ठीक है, तो यहाँ इन सभी में योग का वर्णन मिलता है। और महर्षि पतंजलि ने पतंजलि दर्शन भी लिखा है। अष्टांग योग मीन्स 8 लिम्ड योग। ठीक है, इस तरह का ये सब योग सूत्र जो है इसके बारे में महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे 8 तरह की योग प्रैक्टिस होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धर्म, ध्यान, समाधि। पतंजलि जो है वो पुष्यमित्र शुंग के टाइम में हुआ करते थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समय पे पतंजलि हुआ करते थे। इम्पॉर्टेंट है। न्याय दर्शन जो है वो गौतम द्वारा प्रमोट किया गया है, जिन्हें अक्षपद भी कहा जाता है। न्याय का मतलब होता है डिसीजन या फिर लॉजिक। ठीक है, इसके 16 सब्सटेंसेस हैं। ओरिजिनल नेम जो है न्याय दर्शन का वो न्याय सूत्र हुआ करता था और ये गौतम द्वारा लिखा गया है। फिर मीमांसा की फिलॉसफी आती है, जिसमें थ्योरी ऑफ कर्म दिया जाता है। कर्म का सिद्धांत जो है ये मीमांसा में दिया जाता है। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है, एक होती है पूर्व मीमांसा और एक होती है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म कांड के बारे में बताता है, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर मीमांसा जो है वो ज्ञान कांड के बारे में बताता है। फिर आता है वेदांत फिलॉसफी। ये बेसिकली इंडियन आइडियोलॉजी है। इसका अर्थ होता है क्लाइमैक्स ऑफ वेद या फिर वेदों का अंत। तो लास्ट पार्ट, ये वेदों के लास्ट पार्ट हुआ करते हैं वेदांत। वेदांत की जो फिलॉसफी है उसके 3 बेसिस हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। और इन्हें प्रस्थान त्रयी नाम से भी जाना जाता है। प्रस्थान त्रयी, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता। महर्षि कन्नड़ जो हैं इन्होंने स्थापित किया था वैशेषिका स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी। ठीक है, जिसको एटम थ्योरी भी कहा जाता है। तो महर्षि कन्नड़ जो हैं ये वैशेषिका स्कूल ऑफ फिलॉसफी को बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सभी मटेरियल जो हैं वो एटम से बने हुए हैं। ठीक है, तो उस वक्त पे भी इस तरह की जो डिटेलिंग थी, एक्सपेरिमेंट्स थे और थ्योरीज थी, ये प्रेजेंट की गई है। वैशेषिका जो था ये बिगनिंग ऑफ फिजिक्स माना जाता है इंडिया में। कन्नड़ जो थे इन्होंने प्रूव किया था कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी मैटर की, और ये आँखों से अपनी आँखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसके लिए कुछ डिवाइस की ज़रूरत है, जैसे कि आज प्रेजेंट टाइम में माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू पुराण क्षत्रिय वंश के 3 प्राइम डायनेस्टीज हुई हैं, चंद्रवंश या फिर सोमवंश कहा जाए, और सूर्यवंश और अग्निवंश। द प्राइम प्लेस ऑफ चंद्रवंश रूलर वॉज प्रयाग। ठीक है, तो जो चंद्रवंश के राजा थे वो ज़्यादातर द्वापर युग में हुआ करते थे और इनकी कैपिटल जो है वो प्रतिष्ठानपुर हुआ करती थी। ठीक है, पहले प्रयाग हुआ करती थी, बाद में ये शिफ्ट हो गई। प्रयाग में बार बार नेचुरल कैलामिटी आ रही थी, तो बाद में ये प्रतिष्ठानपुर जो कि इलाहाबाद में स्थित है वहाँ पे ये शिफ्ट हो गई थी। अग्निकुल के इम्पोर्टेंट राजा हैं प्रतिहार डायनेस्टी के राजपूत। ठीक है, और इन्हें गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी भी कहा जाता है, क्योंकि एक क्लोज लिंक देखा गया है गुर्जर और प्रतिहारों के बीच में। पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है गुर्जर कास्ट का ए होल टेक्स्ट ऑफ पुलकेशिन II। इम्पॉर्टेंट है, ए होल टेक्स्ट ऑफ पुलकेशिन II। और गुर्जरों के बारे में हर्षचरित जो कि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है, इसमें भी इनका वर्णन मिलता है। गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है ये नागभट्ट द्वारा स्थापित की गई थी। कब हुई थी? 730 AD में। ठीक है, तो गुप्त काल के बाद जो पोस्ट गुप्त काल की अगर हम लोग बात करें तो उस डायनेस्टी में प्रतिहार डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी एक इम्पॉर्टेंट होता है। इनका एक ग्वालियर इंस्क्रिप्शन मिलता है जो बताता है कि मिलच्छ राजा, इनको गुर्जरों ने हरा दिया था, जो कि सिंध के राजा हुआ करते थे, मिलच्छ के राजा। ठीक है, फिर आते हैं राष्ट्रकूट।
अनदर इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी आती है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूटों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था 736 एडी में, 736 एडी में दंती दुर्ग के द्वारा, और इन्होंने मान्य खेत को अपना कैपिटल बनाया था। दंती दुर्ग के बारे में ये फेमस है कि इन्होंने उज्जैनी में एक हिरण्यगर्भ यज्ञ करवाया था, महादान यज्ञ करवाया था, इम्पॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट राजा हैं अमोघवर्ष, इनका जन्म होता है 800 एडी में और श्री भवन के मिलिट्री कैंप में होता है जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। और इसके बाद क्या होता है कि कुछ और इन्फॉर्मेशंस दी हुई है, ये सभी हम लोग क्वेश्चन से देखेंगे। मौखरी जो है, जो कि ये गुप्त काल के फ्यूडल हुआ करते थे और ये बेसिकली बिलोंग करते हैं गया को। मौखरी डायनेस्टी के जो राजा थे इन्होंने अपनी कैपिटल कन्नौज को बनाई थी। इसके कुछ राजाओं के नाम हैं हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, श्रवण वर्मा और ग्रह वर्मा। डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्ष इज ऑब्टेन फ्रॉम हर्षचरित, जो कि बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। साथ ही कुछ इन्फॉर्मेशन राज तरंगिनी से मिलती है जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कुछ चाइनीज सोर्सेज हैं जो कि बताते हैं कि हर्ष और राजश्री ये दोनों मिलके कन्नौज पे रूल किया करते थे। हर्ष ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी कन्नौज से थानेश्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जाता है हु हैज शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम कन्नौज टू थानेश्वर, तो हर्ष हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो ताकि कन्नौज में इनकी जो सिस्टर राजश्री हैं वो कंप्लीट अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें, इसलिए ये थानेश्वर शिफ्ट हो जाते हैं। और भी कुछ चाइनीज़ एविडेंसेस मिलते हैं कि इस वक्त पे 20 कंट्रीज़ के रूलर्स जो थे वो आपस में, मतलब इन लोगों के डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, आपस में ये लोग मिलने आया करते हैं। और इसमें हुएन सैंग जो थे वो हर्ष के ही शासनकाल में आते हैं और उस वक्त पे एक तरह की मीटिंग होती है, 20 कंट्रीज़ के राजा जो हैं वो आते हैं यहाँ पे। एक फंक्शन जो था वो ऑर्गेनाइज किया जाता था हर्ष के द्वारा, जिसको संगम कहा जाता है। ठीक है, प्रयाग में हुआ करता था, हर 5 वर्ष के बाद हुआ करता था, तो इसको प्रयाग का संगम कहा जाता था, जिसको महामोक्ष काउंसिल के नाम से भी जाना जाता है, महामोक्ष काउंसिल। हुएन सैंग हिमसेल्फ अटेंडेड 6th फंक्शन। ठीक है, छठी बार जब ये फंक्शन होता है तो हुएन सैंग ने इसको अटेंड किया था। एम्परर हर्ष जो था वो साउथवर्ड की तरफ भी जाता है, बट वहाँ पे इनको पुलकेशिन II जो हैं वो नर्मदा नदी पे रोक देते हैं। पुलकेशिन II जो थे ये भी नॉर्थ की तरफ आना चाहते थे और हर्ष जो है ये साउथ की तरफ जाना चाहते थे, तो इस तरह से एक वॉर होती है दोनों के बीच में और फाइनली पुलकेशिन II जो है वो हरा देते हैं हर्ष को। और ऐसा एहोल इंस्क्रिप्शन जो है पुलकेशिन II का, ऐसा उस टाइम पे डिस्क्राइब किया गया है, उसमें डिस्क्राइब किया गया है एहोल इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये सभी वर्णन हुएन सैंग की किताब में भी मिलता है जिसका नाम है सी यू की, इम्पॉर्टेंट है सी यू की। हुएन सैंग वेंट टू नालंदा यूनिवर्सिटी ऑल्सो, और यहाँ पे आचार्य शील भद्र जो थे वो उस टाइम पे वीसी हुआ करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी के। अकॉर्डिंग टू हुएन सैंग मथुरा जो था वो एक कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था और वाराणसी जो है वो सिल्क के टेक्सटाइल का इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। हुएन सैंग ने says that the main reason for prosperity of थानेश्वर was the trade only। थानेश्वर जो था उस वक्त पे यहाँ पे ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। बाद में हर्ष की मृत्यु के बाद थानेश्वर का जो इम्पोर्टेंस था वो कम होता रहा और कन्नौज जो है वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता रहा। ठीक है, कन्नौज को महोदय और महोदय श्री नाम से भी एक्सप्रेस किया जाता है। लेटर ऑन 800 एडी के आसपास कन्नौज में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट तीनों डायनेस्टीज़ के बीच में एक ट्राईपार्टिट युद्ध होता है। ठीक है, तो उस वक्त पे कन्नौज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। फाइनली जो प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार, इनकी जीत होती है और कन्नौज पे इनका शासन इस्टेब्लिश होता है। एक और चाइनीज़ ट्रैवलर हैं जो कि इत्सिंग नाम के, ये आते हैं
671 और 672 एडी के आसपास। ये वेस्टर्न सी रूट से आते हैं और चाइना रिटर्न करते हैं वाया सुमात्रा। ठीक है। इन एंशियंट डेज चाइनीज राइटर्स मेंशन इंडिया बाय द नेम ऑफ यिंतू। तो इंडिया को ये लोग मेंशन किया करते थे यिंतू या फिर थियानटू। ठीक है, उस टाइम से इन लोगों की आदत हुआ करती थी कि ये इंडिया का या इंडिया की कुछ पर्टिकुलर जगहों के नाम बदल दिया करते थे। आज भी कुछ इंडिया की कुछ जगहों के नाम ये लोग खुद से ही, अरुणाचल प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, खुद से ही बदल दिया करते हैं, बट वो इंडियन डॉक्यूमेंट्स में माना नहीं जाता है। इसी तरह इंडिया का ये लोग नाम जो है यिंतू या फिर थियानटू नाम से बोला करते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रैंसैक्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी ऑफ बख्तियार खिलजी। बाद में नालंदा यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया। बख्तियार खिलजी ये आए थे बिहार में 1193 एडी में और इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो उस टाइम पे काफ़ी मंदिरों को भी डिमोलिश किया था इनके द्वारा। तो बहुत ब्लैक नेम है ये बिहार की हिस्ट्री में, बिकॉज बिहार को बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकली क्षति पहुंचाई गई थी बख्तियार खिलजी के द्वारा। शंकराचार्य इज़ ऑल्सो नोन एज शंकर या फिर श्री शंकराचार्य। इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये 800 एडी में एक बड़े फिलोसफर हुआ करते थे, केरला में पैदा हुए थे ये, और ये अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया था। कुछ रिलीजियस प्लेसेस इन्होंने इस्टेब्लिश की थी 4 जगहों पे। तो साउथ में श्रृंगेरी कर्नाटक में, द्वारका वेस्ट में, ईस्ट में पुरी और ज्योतिर्मठ नॉर्थ में। ठीक है, तो ये चारों धाम की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वर ये 4 धाम माने जाते हैं। वाइल गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इनको लिटिल छोटा धाम माना जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी गुप्त काल के बारे में, और साथ ही गुप्त काल जब ख़त्म होता है तो उसके बाद जो छोटे छोटे शासन जो हैं, डायनेस्टीज़ जो हैं वो स्टार्ट होती हैं, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेलिंग ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस थ्योरी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।